बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अब बस इसके बाद संसद भवन के लिए रवाना होंगी। संसद भवन में ही है, लेकिन अब संसद भवन में जाकर बजट को पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि नहीं मिले, बट लेकिन उसके बावजूद ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, औपचारिकताएं हैं, एक एक कर वो सब पूरी की गई हैं। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद निर्मला सीतारमण जाकर इस बजट को पेश करेंगी। हम उस बजट को सुनेंगे, हिंदी में आपको TV9 भारतवर्ष पर ये बजट सुनने को मिलेगा और इसके हर पक्ष के बारे में, हर पहलू के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। आपको लगातार बड़ी बातें भी बजट की दिखाते रहेंगे। ये बजट लेकिन बहुत मुश्किल बजट भी है सागर, ये कहा जा रहा है। सागर से ना या मैं सवाल ये बजट एक मुश्किल बजट है, ये कहा जा रहा है। इस मुश्किल रास्ते को किस तरह से आगे तय करेंगी निर्मला सीतारमण? युवाओं को बहुत उम्मीद है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर पर फोकस रहने वाला है और उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मुश्किल बजट इसलिए है क्योंकि ग्लोबली इस बजट को देखा जा रहा है, क्योंकि भारत में देखिए जो पैसा आता है ना, एक बड़ा चंक हमारा बाहर से आता है, FDI इन्वेस्टमेंट है। पिछले 1 साल से FDI का पैसा लगातार निकल रहा है। साथ ही थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा था कि प्राइवेट जो हमारे प्लेयर्स हैं, प्राइवेट बिजनेस ओनर्स हैं, वो भी कैश में बैठे हुए, मतलब पैसा होल्ड करके रखे हुए, मार्केट में नहीं डाल रहे हैं। कारण है अनसर्टेनिटी। अच्छा, जैसे सेक्टर की आपने बात करी, किन किन सेक्टर पर फोकस हो सकता है, तो नंबर 1 सेक्टर जो होगा डिफेंस 2 वजह से सेक्टर फोकस में रहेगा। क्योंकि आप देखो, इन दिनों लड़ाई का माहौल चल रहा है, कभी ये देश लड़ रहे हैं, कभी वो लड़ रहे हैं, तो डिफेंस पर स्ट्रेंथ ज़रूरी है। आगे आप कई देश भी देखें, यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि 50% बजट बढ़ाने वाले हैं अपने डिफेंस का। वो कनाडा ने डिफेंस का बजट बढ़ाया, पाकिस्तान तक ने बढ़ाया है, कई देशों ने डिफेंस का बजट बढ़ाया है। तो एक वजह ये भी बनती है कि हमको डिफेंस का बजट बढ़ाना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी और लड़ाई का माहौल है। दूसरा वजह ये बनता है डिफेंस बजट बढ़ाने का कि हम अब डिफेंस की इक्विपमेंट्स बाहर हमने बेचना भी शुरू कर दिया है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जॉब क्रिएट होंगी, मैन्युफैक्चर्स बनेंगी, MSME को सपोर्ट मिलेगा। और डिफेंस के साथ साथ मैं फोकस करूंगा मैन्युफैक्चरिंग पे, फोकस ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि हम चाइना जैसी अगर कंट्रीज़ को देखें कि चाइना ने पूरी दुनिया में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। वो कभी भी आके कह देता है कि चांदी बंद नहीं देंगे बाहर दुनिया के देश को, और एक रीज़न निकाल के ले आता है कि भैया हमको खुद को ज़रूरत है, इसलिए हम बाहर के देशों को नहीं देंगे, और दुनिया को मानना पड़ता है। चाइना जैसे देश की मोनोपोली का कारण सबसे बड़ा ये है कि चाइना कंज्यूमर तो है, लेकिन साथ में प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा है। वो भारत के साथ समस्या ये है कि भारत कंज्यूमर तो है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट भारत है, लेकिन भारत कंज्यूमर के साथ साथ मैन्युफैक्चरर नहीं है। लेकिन सर, चाइना की सप्लाई लाइंस तो अमेरिका खराब कर रहा है। मैं यहाँ पर संजय जी के पास चलूंगा। संजय जी, जो बड़ी अंग्रेजों के जमाने का वो डायलॉग है शोले का, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। FDI बाहर जा रहा है, स्टॉक मार्केट से FIIs बाहर जा रहे हैं, तो फिर ये स्टॉक मार्केट चला कौन रहा है और चल कैसे रहा है? और फिर आगे आपको मैं स्टॉक मार्केट स्पेशली इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं अभी भी दिमाग में रहता है इट्स अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। हमने बचपन में पढ़ा था, हालांकि मैं एग्री और डिसएग्री। दूसरा सवाल जो मेरा आपसे, वो इसी से मिलता जुलता है। एक इकोनॉमी जो सेविंग इकोनॉमी थी भारत की, वो अब धीरे धीरे क्रेडिट इकोनॉमी में जा रही है, डेट इकोनॉमी में जा रही है, वो भी मिडिल क्लास के लिहाज से। दोनों बहुत अलार्म है। योर टेक, क्या होगा इसमें? देखिए सर, जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा वो है कि क्रेडिट इकोनॉमी हो रही है, तो मैं आपको एक मजेदार डेटा देता हूं। पिछले 5 साल में पर्सनल लोन्स की जो ग्रोथ हुई है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुई है, मतलब विच इज 14 to 15% CAGR। और उसमें भी जो सबसे बड़ी कैटेगरी निकल के आई है वो आईफोन नहीं है, वो ट्रैवल हो चुका है और कॉन्सर्ट्स हो चुका है। तो आजकल के जो जेनजी है वो ट्रैवल कर रहे हैं और कॉन्सर्ट्स पे जा रहे हैं, इवन फॉर हेल्थ, उधार लेके। हेल्थ में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो अगर आप ये देखें तो यानी कि लोगों की मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं लाइफ से कि भाई यू ओनली लिव वंस। तो मैं उन लोगों को कहता हूं, बेटा अगर तुम ज्यादा जी गए ना तो तुम्हारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मतलब फिर यू ओनली लिव वंस वाला सिस्टम चलेगा नहीं। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच वी हैव टू फोकस। आप देखें, यूएस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अभी की, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कह दिया कि जो आप 36% 40% साल का ब्याज लेते थे, अब आप 10% लोगे। इंडिया में भी क्रेडिट कार्ड के ब्याज जो है वो 42% पर एनम के हिसाब से। तो अगर इंडिया भी ऐसा कोई रेवोल्यूशन लेके आ जाए जहां क्रेडिट कार्ड, आपको लगता है कि सरकार कुछ करेगी? बिकॉज हमारी सेविंग इकोनॉमी है। करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो लोगों के पैसे हाथ से जाएंगे, उनको समझ भी नहीं आएगा, लोगों को पता भी नहीं चलता है। ओके, और सेकंड पॉइंट जो आपने FDI की बात करी, तो मैं आपको FIIs की बात करी, मैं इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं। पिछले 10 साल में, 8 से 10 साल में FIIs ने टोटल 10 लाख करोड़ मार्केट से बाहर लेके गए हैं। 10 लाख करोड़।
और उतना ही पैसा इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया है। मतलब सिप चला रहा है, सिप। SIPs चली हैं जो आज महीने की करीबन 25 से 30 हजार करोड़ हो चुकी हैं, साल की 3-4 लाख करोड़ के रेंज में है। पर अगर उनको सुमेरा भी काफी देखती रहती है अपनी SIP। पर अगर उनको अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिले तो वो भी छोड़ के जा सकते हैं। और इंडिया में अगर इंडिया को ग्रो करना है तो उनको FII FDI से ज्यादा फोकस करना चाहिए फॉरेन इनकम पे। अगर फॉरेन इनकम बनानी है तो सबसे बढ़िया तरीका है मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स एंड टूरिज्म। अगर हम टूरिज्म पे भी फोकस करें तो डॉलर घर पे आता है, और जब डॉलर घर पे आता है वो जाएगा ही नहीं बाहर। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बार बार बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव देने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमें compete करना है दुनिया में, हमें ये तमाम ट्रेड डील्स जो करनी है, जो मैं पहले भी सवाल कर रही थी, इसको बूस्ट करने के लिए और क्या किया जा सकता है ताकि कॉम्पिटिटिव हो हम? देखिए, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल R&D पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फोकस की जरूरत है। सेकंड, टैक्स ब्रेक्स के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा प्रमोटर्स को। आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिवाइज करके उनसे लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। Agree. तो 8 साल 10 साल के भी आपको उनको ऐसे ऐसे गिफ्ट्स देने पड़ेंगे कि जो सिस्टम में 5-10 साल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको और भी अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स मिले। थर्ड, उसके लिए जिस तरीके से अभी मार्केट्स ओपन की जा रही है, यूके के साथ ट्रेड डील हो रही है, यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हो रही है, उनके लिए बिजनेस डेवलपमेंट का काम भी सरकार को करना पड़ेगा। तो ये 3-4 बड़ी चीजें करेंगे तो आई एम श्योर। थोड़ा सा टेक मैं यहाँ पे लूंगा। हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और एक खबर आ जाए कि ईरान पर हमला हो गया, जनरल कुलकर्णी सर, उसके बाद क्या होगा? ईरान के ऊपर हमला हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है कि तेल के ऊपर जो टोटल कंट्रोल है वो ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जो है किसी को भी तेल ना बेचे, सिर्फ अमेरिका के इशारे पर जिसको वो चाहे उसी को बेचे, और इससे असर होगा चीन के ऊपर। मुझे लगता है होपफुली ये कंट्रोल में रहना चाहिए, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि चीन के धीरे धीरे जो एनर्जी रूट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। वेनेजुएला के ऊपर ज़बरदस्त पाबंदी, जहाँ से 80% तेल चीन उठाता था, वहाँ पे ईरान के साथ, जिसके साथ $400 बिलियन का 25 साल का डील है, उसके ऊपर रुकावट। फॉल्स इन लाइन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि फॉर मी द न्यू गोल्ड इज फ्यूल, इज गैस। ये उनका पहली स्पीच में था। अमिताभ जी, आपके पास हम बड़ी देर से नहीं आए, क्विक टेक सर। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, दे आर क्लोजली लिंक्ड, नॉट क्लोजली लिंक्ड बट इंटरट्विन्ड। अभी के हालात में आपको क्या लग रहा है? हमारे लिए 2 टर्निंग पॉइंट रहे हैं सर, और ये जहां पर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ। पहला टर्निंग पॉइंट एप्पल की भारत में मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा टर्निंग पॉइंट ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर में और ब्रह्मोस की भारत में परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग। क्या आपको लगता है? यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yes. योर टेक सर। देखिए, 80,000 करोड़ का एप्पल का मार्केट भारत में है। हम 80,000 करोड़ रुपए का एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते हैं इंडिया में। हर साल 10% उसमें बढ़ोतरी हो रही है। यानी जो बाहर हम अब तक बाहर प्रोड्यूस होता था, हम प्रोड्यूस करके खुद कंजम्पशन कर रहे हैं, हमारी कंजम्पशन बढ़ी है। दूसरा, मैं आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ यहाँ पे, एजुकेशन सेक्टर में आप देखेंगे जब से अमेरिका के में फॉरेन एडमिशन्स कम हुए हैं, 30% भारतीय जो जाते थे विदेशों में, खासकर अमेरिका में, वो अब यूरोपियन यूनियन की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों ना हम उनको रोकें और अपने कंट्री में उनको पढ़ाने की व्यवस्था करें, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। Well said. तीसरी बात, सबसे जो तेल का हमेशा एक अनिश्चितता बनी हुई है, दुनिया में अनिश्चितता रहेगी भी, उस तेल के मार्केट को हम कितना उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बस 9 मिनट बाकी हैं, बस 9 मिनट सुमेरा, बस 9 मिनट। लेकिन क्योंकि हम अनिश्चितता की बात कर रहे हैं, दुनिया में अनिश्चितता बनी हुई है, हम इसे कह भी रहे हैं कि देखिए ये युद्ध काल का बजट है। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दुनिया में ये अनिश्चितता अभी और कुछ समय तक बनी रहने वाली है। किस तरह की स्थिति आप दुनिया में अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप इसी तरह से बयान देंगे, उनकी जो नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, वो दुनिया को प्रभावित कर रही है। किस तरह के हालात आगे आप देख रहे हैं जिससे भारत को जूझना है? मुझसे पूछा? जी जी सर। जी सर। नहीं, देखिए, बिल्कुल इस आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा। ये पहली बार नहीं है कि ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ को भारत ने फेस किया है। इससे पहले भी हमने बहुत बड़ी रेजिलेंस दिखाई है। 90s में आप आसियान करेंसी क्राइसिस को ले लीजिए, 2007 और 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को ले लीजिए, फिर उसके बाद जो कोविड से परिस्थितियां पैदा हुई, तो आई थिंक हमने नेविगेट किया उसको। बट अब सीरियसनेस कुछ ज़्यादा हो रही है इसमें। जो अब सबसे बड़ा जो हम बात करते रहेगा कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर,
उसको थ्रेट है, मल्टीलेटरलिज्म को थ्रेट है, उसके बाद यूज़ ऑफ फोर्स टू पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करना, ये बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा, शुरू में छोटी सी कंट्री से हुआ, अज़रबैजान अर्मीनिया के खिलाफ, उसके बाद रशिया यूक्रेन के खिलाफ, अब इजराइल हमास ईरान के खिलाफ। तो ये जो ट्रेंड बन रहे हैं ना, ये बहुत ही इसके डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होने वाले हैं। इसमें ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं, आपने ईरान के बारे में बात करी थी, अगर आज ईरान पे अटैक हो जाता है तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर वो बंद कर देता है तो आप देखिए कितनी शिपिंग होकर वहाँ से ग्लोबल ट्रेड की जाती है, तो उसका कितना नुकसान होने वाला है। तो हमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसीज और अपने जो हेजिंग करनी है वो करनी पड़ेगी। शुरू कर दी है हमने। अब मैं यहाँ पर सीधे चलूंगा, एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि अभी सिर्फ 6 मिनट बाकी है, इन फ्यू मिनट्स 5 मिनट बाकी होंगे। आलोक सर 2 मिनट के लिए लेट्स डू सम रोल प्ले। जी जी, आप सोचिए, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश के। जी जी, आपको इकोनॉमी को भी देखना है जी, डेफिसिट भी संभालना है, ट्रम्प को भी देखना है जी, जिस तरीके से इंटरनेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और आपको चुनाव भी देखना है। जी जी, फिर आपको पूर्ति करनी है उस डिमांड्स की जो कि एक होती है हमारे यहाँ उसको मिडिल क्लास कहते हैं। तो हाउ विल यू मैनेज? देखिए, इस देश में चुनाव जीत 3 पॉइंट पे सर एकदम 80 करोड़ की पॉपुलेशन जो है, इंडिया का युगांडा है, उसको आप किसान निधि दीजिए, उसको आप सब्सिडी दीजिए, मिडिल क्लास की पॉलिटिकली कोई औकात नहीं है। आप कुछ ना दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ा इसमें मौका ये है कि इंडिया को एआई में चाइनीज बन जाना चाहिए। एआई के सारे प्रोडक्ट्स बहुत कम कीमत पे वर्ल्ड में अगर कोई कंट्री ला सकता है तो वो इंडिया है। इंडिया के पास सॉफ्टवेयर पावर है, टेक्निकल पावर है। लेकिन सर 2 चीजें यहाँ पर मैं आपसे, क्योंकि आपने एआई का जिक्र किया, इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ चिप मेकिंग, चाइना ने डीप सेक लाके दुनिया को सरप्राइज किया है। इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एआई, क्या आपको लगता नहीं है इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एप्लीकेशन? सर मैं उसी पे आ रहा हूं कि एआई के अभी जितने मेजर सोर्सेज हैं उसमें इंडियन नहीं है। बहुत महंगी चीज है। इंडिया अगर ये कर दे कि बहुत आसान, अश्विनी वैष्णव जी आपसे बड़े नाराज हो जाएंगे, उन्होंने आईएमएफ को भी जवाब दिया इस बार दावोस में। कर दे अगर इंडिया और वर्ल्ड ओवर, तो इंडिया के पास ये कैपेसिटी है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में चाइना के मुकाबले पहुंचेगा कब, ये एक भविष्य की बात है। सही बात। एआई के मुकाबले इंडिया 1 साल में पहुंच सकता है अगर उसे ढंग से इंसेंटिव दिया जाए। इसी विचार को आगे लेकर जाते हैं प्रोफेसर नंदिनी दत्ता। ये क्या एक क्षेत्र हो सकता है जिसमें भारत को अपनी बढ़त बनानी चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत पीछे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता ये कॉम्पिटिटिव है। एआई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डिमांड अगर बढ़ेंगे तो एआई के डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। हमारे पास किस तरह के स्किल मैन पावर है, हम उसको एआई को लेस एक्सपेंसिवली हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं।